गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग हिमांशी। ठीक है, टॉपिक को स्टार्ट करेंगे शुरू से। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डिस्टेंस और डायरेक्शन क्या चीज है। ये डिस्टेंस और डायरेक्शन का मतलब क्या है? डिस्टेंस मतलब है कि कितना पाथ आपने ट्रेवल किया है, और डायरेक्शन मतलब कि किस पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर करते वक्त आप किस डायरेक्शन की तरफ या किस दिशा की ओर चल रहे थे, वो होता है आपका डायरेक्शन। ठीक है, आप लोग को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क पता है क्या? आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में फर्क पता है क्या? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलता हूँ ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, मुझे पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है, तो मैं 10 किलोमीटर इस डायरेक्शन में जाता हूँ, 5 किलोमीटर ऊपर डायरेक्शन में, फिर 10 किलोमीटर इस तरफ, फिर 5 किलोमीटर नीचे, और फिर 10 किलोमीटर इस तरफ चल के बी पहुंच जाता हूँ। ठीक है, तो अगर मुझसे कोई ये पूछे कि ए और बी के बीच में कितना डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया, तो आपका आंसर क्या होगा? 40। क्योंकि डिस्टेंस का मतलब क्या है? जितना भी पाथ आपने ट्रेवल किया है। 10 + 10 + 5 + 5 40। वहीं अगर कोई मुझसे पूछे कि ए और बी के बीच में सबसे छोटा रास्ता या ए और बी के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो आप क्या करते हो? जब भी डिस्प्लेसमेंट की बात आती है, उन दोनों पॉइंट्स को आप एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर देते हो। ठीक है, कितना हो जाएगा? 10 + 10 + 10। ये 5 और ये 5 इसमें काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस काउंट करेंगे। वही स्ट्रेट लाइन का जो डिस्टेंस होता है उसी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ये कितना हो जाएगा आपका? 30 हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या होती है? द शॉर्टेस्ट पाथ विच कनेक्ट सोर्स एंड डेस्टिनेशन, राइट? द शॉर्टेस्ट पाथ विच कनेक्ट सोर्स एंड डेस्टिनेशन। ठीक है, दूसरा पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल ये एक पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी। ठीक है, ए और बी के बीच में डिस्टेंस है 8 मीटर का, और बी और सी के बीच में डिस्टेंस है 10 मीटर का। ठीक है, तो मैं बोलता हूं डिस्टेंस कितना है ए और सी के बीच में, तो आप क्या करोगे? तो आप इस कंडीशन में राइट एंगल ट्रायंगल अप्लाई करते हो। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल किसमें अप्लाई करता है? जिसमें आपका एक एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एंगल बी है ये 90 डिग्री है। ठीक है, 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। ठीक, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बेस, और इसको हम लोग बोलते हैं क्या? परपेंडिकुलर। फॉर्मूला क्या होता है इसका? ये चीज पता होगी आप लोगों को? यस सर।
ठीक है, तो इस केस में अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि ए और सी के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो आप क्या करोगे? 8। 8 कितना है? परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस कितना है आपका? 10, 10 स्क्वायर। ठीक है, इसको 6 ले लेते, चलो ऐसे ही ले लेते हो। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका √164 या अप्रोक्सीमेटली 13 मीटर। ठीक, समझ में आया? राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज वगैरह इसमें कैसे लगाते हैं ये चीज? पाइथागोरस थ्योरम किस में अप्लाई होती है? पाइथागोरस थ्योरम है एक्चुअली। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम किस में एप्लीकेबल होती है? आपकी राइट एंगल ट्रायंगल में। क्या ये छोटी सी बात समझ में आई सब लोगों को? यस सर। Yes. बोलिए। Yes. उसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है, हिमांशी म्यूट कर लो बेटा। हिमांशी, ठीक है। देखो अब क्या पता लगाते हो, देखते हैं डायरेक्शन। देखो ये क्वाड्रेंट होता है हमारा, क्या होता है ये? क्वाड्रेंट। ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है वेस्ट, ये होता है ईस्ट। ठीक है, सही से नहीं आ रही आवाज। मेरी आवाज सही से नहीं आ रही आप लोगों को? Sir, आ रही है। आ रही है हिमांशी? आ रही है। आ रही है सर। हिमांशी एक बार अपने एंड पे चेक करो आप। ठीक है, चलो। नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट, ये चारों क्या है आपके? ये आपकी होती है मेन डायरेक्शंस। और नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, ये क्या होती है आपके चारों? ये चारों क्या होती हैं आपके? कार्डिनल डायरेक्शंस। ठीक है, ओके। सपोज करते हैं कि आप अगर नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़े हो, तो आपके राइट साइड की तरफ कौन सा डायरेक्शन होगा? बताओ। ईस्ट। East. आपके लेफ्ट की तरफ कौन सा डायरेक्शन होगा? West. वेस्ट। वेस्ट। सिमिलर फैशन में अगर आप लोग साउथ फेस करके खड़े हो, तो आपके लेफ्ट की तरफ क्या होगा? East. ईस्ट। ईस्ट। और आपकी राइट की तरफ क्या होगा? West. वेस्ट। सिमिलरली अगर आप ईस्ट डायरेक्शन में फेस करके खड़े हो, तो आपके लेफ्ट की तरफ क्या होगा? North. नॉर्थ। और आपके राइट की तरफ क्या होगा? साउथ। South. सिमिलरली अगर आप लोग वेस्ट डायरेक्शन की तरफ फेस करके खड़े हो, तो आपके राइट की तरफ क्या होगा? North. और आपके साउथ की तरफ? Left. सॉरी, आपके लेफ्ट की तरफ साउथ होगा। ठीक है, ये बेसिक आपके डायरेक्शन। आपको ध्यान रखना है लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट, ये आपको आगे सिटिंग अरेंजमेंट जो टॉपिक करोगे आप, जब हम लोग पढ़ेंगे सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ेंगे, तब ये भी डायरेक्शन जो है आपको वहां भी हेल्प करेंगे लीनियर अरेंजमेंट में। ठीक है, चलो। उसके बाद हम लोग बात करेंगे एंगल की, क्या कितना एंगल कैसे होता है वो देखते हैं।
किसी भी दो मेन डायरेक्शन के बीच का जो एंगल होता है वो कितना होता है? 90 डिग्री। 90. ठीक है। और दो, एक किसी मेन डायरेक्शन और एक कार्डिनल डायरेक्शन कंसेक्यूटिव के बीच में कितना एंगल होता है? 45 डिग्री। दो कंसेक्यूटिव कार्डिनल डायरेक्शन के बीच का एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। ठीक है। तो इस तरीके से एंगल चलता है। ये पूरा एंगल कितना होता है? ये सर्कल ये होता है 360 डिग्री। ठीक है। अब यहां पर ध्यान ये देना कि अगर आपसे ये बोला जाता है किसी भी क्वेश्चन में कि आपको लेफ्ट या राइट टर्न करना है और आपको एंगल नहीं बोला जाता, लेफ्ट टर्न या सिंपली राइट टर्न बोला जाता है, लेफ्ट टर्न और राइट टर्न बोला जाता है, तो आपको एंगल नहीं दिया जाता अगर इसके साथ, तो क्या कितना मूव करना है आपको? 90 डिग्री। समझ आई बात? ठीक है। तो ये इसमें बेसिक्स थे। ठीक है। बाकी आप लोगों को सर ने क्या क्या बता दिया एक बार मुझे बता दो प्लीज। सर इसी चैप्टर में पूरा ओवरऑल क्या क्या पढ़ा दिया उन्होंने? बस नोट्स में पढ़ाया है पर वो पूरा क्लियर तरीके से नहीं हुआ है। अच्छा, और क्या पढ़ाया बेटा? बस ये इसके बाद ये भी पढ़ाया था। ठीक है, कोई बात नहीं, जो भी चीज होगी वो हम कवर कर लेंगे लेके वो। ठीक है। ठीक है, आप लोग टाइम से आओ। ठीक है। बाकी अब जो भी अगर आप लेट हो और आपका कुछ रह जाता है तो आपको फिर रिकॉर्डेड सेशन से देखना पड़ेगा। ठीक है। चलो, तो बेसिकली यहाँ पर अभी मैंने आपको जो बताया वो लेफ्ट राइट कॉन्सेप्ट बताया एक आपको, और मैंने आपको क्या बताया? एंगल बेस्ड कॉन्सेप्ट। ठीक है। शैडो बेस्ड है, उसको हम पहले इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर लेते फिर देखेंगे, और जो कोडेड डायरेक्शन है इसको सबसे लास्ट में देखेंगे। ये आपके बैंक एग्जाम के मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी ये सारे आपके बैंक के प्री के लिए और एसएससी के प्री के लिए। एसएससी में तो बेटा सिर्फ प्री में रीजनिंग आती है, तो एसएससी के लिए। ठीक है। और बैंक के प्री के लिए। चलो, ठीक है। ये चीजें मैंने आपको भी एक्सप्लेन की थी पीछे डायग्राम में। आई होप आपको ये सब क्लियर होगा। ये आपके एंगल है, एंगल आप देख सकते हो, पूरा सर्कल 360 डिग्री, देन 45, देन 90, देन 135, 180, 225, 270, 315 एंड अगेन 360। ठीक है। ये एंगल आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है। ये शैडो कॉन्सेप्ट है, इसको पहले आप कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। चलो ट्राई करो ये क्वेश्चन। डी। ठीक है। चलो, सबसे पहले मैं बताता हूं आपको कि कोई भी क्वेश्चन डिस्टेंस एंड डायरेक्शन है आपको स्टार्ट कैसे करना है। सबसे पहले आपको क्वाड्रेंट बनाना है। ठीक है। ये नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट, ये ईस्ट। ठीक। और क्वेश्चन स्टार्ट करते वक्त क्या ध्यान रखना है? ये आपका रेफरेंस पॉइंट होगा, 0 पॉइंट आपका रेफरेंस पॉइंट होगा। ठीक है। अजय गो 6 मीटर नॉर्थ, तो इस पॉइंट से अजय 6 मीटर नॉर्थ जाता है। मैंने इसको स्टार्टिंग पॉइंट माना है, तो यहां से 6 मीटर नॉर्थ मतलब ऊपर की तरफ। ठीक। एंड टर्न्स राइट, अगर अब मैं इस पॉइंट पे खड़ा हूं, मतलब मैं नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़ा हूं, तो राइट की तरफ मुड़ने का मतलब क्या कि मैं ईस्ट की तरफ चला जाऊंगा। कितना? 8 मीटर। ठीक। अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट, अब अगर मैं ईस्ट की तरफ फेस करके खड़ा हूं और मुझे राइट टर्न करने के लिए बोला जाए तो मैं कहां मुड़ूंगा? साउथ की तरफ। कितना चलूंगा? 4 मीटर। तो ध्यान रखो, आप 6 मीटर ऊपर आए थे, 4 मीटर नीचे आ रहे हो। ठीक है। आफ्टर दिस ही टेक्स अनदर टर्न टू हिज राइट। मुझे एक चीज बताओ, अगर आप लोग साउथ की तरफ फेस करके खड़े हो, आपको राइट टर्न मुड़ने के लिए बोला जा रहा है, तो आप किस तरफ मुड़ोगे? वेस्ट की तरफ। अब कितना चलना है? आफ्टर दिस ही टेक्स अनदर टर्न टू हिज राइट एंड वॉक 8 मीटर।
तो उसने इस पॉइंट से स्टार्ट किया था, सीधा गया 6 मीटर, राइट की तरफ गया 8 मीटर, नीचे आया 4 मीटर, फिर राइट गया 8 मीटर। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन हिज करंट पोजीशन एंड हिज स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये इसकी करंट पोजीशन, सॉरी ये स्टार्टिंग पॉइंट था, और ये इसकी करंट पोजीशन है। तो इसकी करंट पोजीशन और स्टार्टिंग पॉइंट में इतने डिफरेंस है, और ये कितने के बराबर है, देखो ये 6 थी लाइन, ये 4 है, इसका मतलब ये जो डिफरेंस है कितना है, 2 मीटर का। समझ आया। सर एक बार फिर से बताना। पूरा रणनीति। हाँ सर एक बार प्लीज। ठीक है, ध्यान से सुनना बेटा। अजय गो 6 मीटर नॉर्थ, है ना, मैंने क्या बोला था, क्वेश्चन जहां से स्टार्ट होगा प्रणति, उसको यहाँ पे इस वाले पॉइंट को हमें रेफरेंस पॉइंट मान के क्वेश्चन स्टार्ट करना है। ठीक है, अजय यहाँ पे खड़ा हुआ है, यहाँ से अजय 6 मीटर नॉर्थ जाता है, मतलब नॉर्थ कहाँ है, ऊपर की तरफ, ऊपर। हाँ हाँ। तो यहाँ चलेगा 6 मीटर नॉर्थ। यहाँ से राइट टर्न मुड़ना है, मतलब अगर मैं नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा हूँ तो राइट मुड़ूंगा, मतलब ईस्ट की तरफ जाऊंगा, कितना चला जाऊंगा, 8 मीटर। अब कहाँ पे देख रहा हूँ, किधर है मेरा फेस किस तरफ है, ईस्ट की तरफ है। अब यहाँ से मुझे कहाँ मुड़ना है, राइट की तरफ मुड़ना है, इसका मतलब कहाँ, नीचे की तरफ चला जाऊंगा, तो कितना चला जाऊंगा, 4 मीटर। तो ध्यान से देखो कि मैं यहाँ से ऊपर तो गया था 6 मीटर, लेकिन यहाँ से उतर के कितना आ रहा हूँ, 4 मीटर। तो ऑब्वियस सी बात है इस वाली लाइन से ऊपर ही होऊंगा, नीचे तो जाऊंगा नहीं, ना तो टच करूंगा। सही बात है। हाँ। अब मैं कहाँ देख रहा हूँ, अब मैं देख रहा हूँ साउथ की तरफ। तो जब मैं साउथ की तरफ देख रहा हूँ, मुझे अब यहाँ क्या कह रहा है, आफ्टर दिस ही टेक्स अनदर टर्न टू हिज राइट। अब यहाँ से राइट की तरफ मुड़ता है और 8 मीटर चलता है। तो देखो यहाँ पर ये भी 8 मीटर था, यहाँ से राइट टर्न मुड़ के ये भी 8 मीटर ही होगा ना। ओके। ठीक है, तो अब देखो 6 ऊपर गए थे, 4 उतर आए, तो ये डिस्टेंस ही तो होगा आपका करंट पोजीशन और इनिशियल पोजीशन का डिफरेंस। तो कितना डिफरेंस होगा, 6 माइनस 4 इक्वल टू 2 मीटर। ओके ओके सर। ठीक है बेटा, किसी कोई दिक्कत, कोई परेशानी। चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो।
कि स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन सर ने करवा दी। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर ऐसे हैं जो आज जिनकी पहली क्लास है, ठीक है, तो कोई बात नहीं है, नया टॉपिक है, वापस से स्टार्ट कर लेते, कोई दिक्कत नहीं, 4 क्वेश्चन आप रिवाइज कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। क्या बनाना है सबसे पहले बनाना है क्वाड्रेंट, ठीक है। विजय वॉक्स 10 मीटर टूवर्ड साउथ। अब यहां पर ध्यान से देखना प्रणीत, यहां से 10 मीटर साउथ मतलब नीचे की तरफ, ठीक है। फ्रॉम देयर ही टेक्स अ यू टर्न। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यू टर्न? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यू टर्न? कि जिस रास्ते से आप आए हो उस रास्ते को लौट जाओ, करेक्ट। यू टर्न लेने का मतलब ये है कि यहां से फेस अभी आपका ऐसा है, अब आपका फेस ऐसा हो जाए, ठीक। एंड वॉक्स 6 मीटर। अब वापस 6 मीटर चले जाना है, यहां से 6 मीटर चले जाना है। इसका मतलब क्या है कि 6 मीटर आप ऊपर चले गए, तो अभी आप कितना डिफरेंस है आपके स्टार्टिंग पॉइंट में, यहाँ पे 4 मीटर का, तो क्या आप 10 उतर के आए थे, 6 चढ़ गए, ठीक है। देन ही टेक्स अ लेफ्ट वॉक फॉर 3 मीटर। अब यहां पर है, यहां से लेफ्ट जाने का मतलब वेस्ट की तरफ 3 मीटर। तो व्हाट इज द डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ हिज करंट लोकेशन विद रेस्पेक्ट टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट? तो आपको क्या बताना है, इस पॉइंट का डिस्टेंस बताना है आपकी स्टार्टिंग पॉइंट से, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस बताना है ना। और क्या बताना है, डायरेक्शन भी बताना है। किसका डायरेक्शन बताना है? आपकी करंट लोकेशन का, आपकी स्टार्टिंग पॉइंट के रेफरेंस में, मतलब आपको इस पॉइंट के रेफरेंस में ये वाला डायरेक्शन बताना है। तो सबसे पहले तो क्या करोगे, डिस्टेंस निकालो। देखो ये आपका 4 था, ये आपका 3 है, तो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, इक्वल टू ए बी स्क्वायर, करेक्ट। 4 स्क्वायर 69 इक्वल टू ए बी स्क्वायर। तो ए बी कितना हो जाएगा आपका, √25। √25 का मतलब हो गया ए बी इक्वल टू 5 मीटर, ठीक है। तो ये वाला आपको ये मैग्नीट्यूड तो मिल गया। अब आपको क्या बताना है, डायरेक्शन। आपको बताना है डायरेक्शन, ठीक है। डायरेक्शन बताना है किसका, बी पॉइंट का रिस्पेक्ट टू ए पॉइंट। तो क्या करना है, जिस पॉइंट के रेफरेंस में या जिस पॉइंट के रेस्पेक्ट में आपको डायरेक्शन बतानी होती है, इस पॉइंट पर जाकर खड़े हो जाओ, वहां से एक 4 बार 4 का क्वाड्रेंट बना लो, मतलब क्वाड्रेंट बना लो है, और फिर यहां से खड़े होकर इस पॉइंट को देखो, तो ये ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, इस तरफ वेस्ट है, तो ये डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, ये डायरेक्शन हो जाएगी आपकी साउथ वेस्ट। समझ आया? आज कुछ लोग नए हैं इसलिए मैं वापस से स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। क्लियर है ये पॉइंट? सब लोगों को दोनों चीजें क्लियर है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बारे में? सर वो नन ऑफ दीज नहीं होगा? नन ऑफ दीज, नन ऑफ ऑप्शंस दीज, हमको किलोमीटर्स में दिए ना सर। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा यार, ये कोई ये एरर नहीं देगा क्वेश्चन में, ये यूनिट यहाँ पे कोई मैटर नहीं करती, ओके। यहाँ पे यूनिट से कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो।
ओके, सर सी ऑप्शन। ठीक है बेटा, देखते हैं। Amer is 40 kilometer away from Akbar in the southwest direction। ठीक है, तो क्या करते हैं, अकबर को इस पॉइंट पर रखते हैं। ठीक है, अब आमिर इज 40 किलोमीटर अवे फ्रॉम अकबर इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन, तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन कौन सा होगा, ये होगा। आमिर यहां पर हो जाएगा आपका, और ये 40 किलोमीटर डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक, अब एंथनी इज 40 किलोमीटर अवे फ्रॉम अकबर इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, देन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एंथनी विद रिस्पेक्ट टू आमिर। ये एंगल 45 है, ये एंगल 45 है, डिस्टेंस सेम है, इसका मतलब ये दोनों एक स्ट्रेट लाइन में होंगे, राइट और नॉट, राइट और नॉट। यस सर। तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एंथनी विद रिस्पेक्ट टू आमिर, तो क्या हो जाएगा, ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगा, क्योंकि आमिर के रिस्पेक्ट में बताना है, तो ये वाला डायरेक्शन कौन सा होगा। ठीक है, क्लियर है सबको ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करो। चलो, एयर एंड, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले क्वाड्रेंट। एयर एंड 15 मीटर टुवर्ड साउथ, took a turn towards east and ran 20 meter, and again he took a turn towards the north and ran 15 meter। देखो 15 मीटर नीचे, 15 मीटर ऊपर, मतलब स्ट्रेट लाइन पर आ जाएगा। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन हिज करंट पोजीशन एंड द स्टार्टिंग पोजीशन, तो आंसर क्या हो जाएगा, 20। मानसी ई कैसे होगा बेटा, वो एक्चुअली मैंने गलती से जहाँ पे वो साउथ में 15 आया था ना, वो वाला पॉइंट से मार्क कर लिया था, इसकी वजह से हो गया। तो मैंने वो पाइथागोरस लगा दिया था। समझ में आया क्या। यस सर, वो पॉइंट की गलती हो गई थी। ठीक, हिमांशी क्लियर है। आगे चले बेटा, क्लियर है सबको तो यहाँ तक। यस सर। चलो,
सर डी ऑप्शन है। ठीक है, Lakshman left his home for a run and ran for 15 kilometers in the northern direction. Then he turned left and ran for 10 kilometers. Then he turned another left and ran 5 kilometers. Finally, he took a turn to the east and ran 10 kilometers. In which direction is his current location with respect to his home? ये तो नॉर्थ आ रहा है, आप लोग तो कुछ और ही आंसर कर रहे हो। आप लोग तो कुछ और ही आंसर कर रहे थे, बताओ सर क्या वो हुआ? opposite है। क्या गलती कर रहे हो? सर करंट लोकेशन से होम देखते हैं। क्या करो बेटा? अच्छा, सर करंट लोकेशन से होम की डायरेक्शन। इन विच डायरेक्शन इज इज करंट लोकेशन, आपको करंट लोकेशन बताना है घर की रेस्पेक्ट में, मतलब इस पॉइंट की रेस्पेक्ट में। इस पॉइंट की रेस्पेक्ट में ये डायरेक्शन किस तरफ है? नॉर्थ की तरफ है ना। अगर होम की डायरेक्शन पूछी जाती करंट लोकेशन के रेस्पेक्ट में तो वो साउथ होता। ठीक है, ओके क्लियर है सबको यहां तक? एक बार बता दो। चलो क्वेश्चन 6 देखो। ट्राई करो इसे। सिलॉक्स में आप लोगों ने कितने स्टेटमेंट्स पढ़े थे? कितने टाइप के स्टेटमेंट्स पढ़े हैं आप लोगों ने बेटा? बताओ एक बार, मुझे आइडिया लग जाएगा कि मुझे क्या क्या चीज बतानी है आपको। एक बार ऑल पढ़ा था आप लोगों ने, सम पढ़ा होगा आप लोगों ने, यस सम सर। नॉट पढ़ा होगा आप लोगों ने, यस सर। नो पढ़ा होगा आप लोगों ने, ओनली अ फ्यू पढ़ा था। ओनली अ फ्यू, ओनली भी पढ़ा था। ठीक है, चलो तो आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, मुझे लग जाएगा आपको कितना क्लियर है। कोई दिक्कत तो नहीं? पूछ सकता हूं ना बेटा? यस सर। चलो ठीक है, चलो ये आपकी स्टेटमेंट है ना। इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा? वेन डायग्राम करेक्ट है बेटा? वेन डायग्राम ऐसी बनेगा इसका। डी का और डी का दूसरा बनाया मैंने। क्या बनाया है आपने?
जैसे आपने ए और बी का बनाया ना, वैसे सी और डी का। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है पहले ये बताओ। कि मतलब जैसे कुछ ए और बी, कुछ ए बी है, लेकिन जो बाकी के हैं वो ए बी नहीं है। नहीं, इसका पूछ रहा हूँ बेटा। ओनली सी इज डी। सर ये मैंने गलत पढ़ लिया था, ठीक है। इसका मतलब तो वही होएगा, ऑल डी इज सी। ठीक है, और क्या मतलब होता है इसका? ये तो वेन डायग्राम बनाने का तरीका है, ये तो क्या करते हैं, इसका मीनिंग है, मीनिंग इसका होता है ऑल डी सी। तो ये तो वेन डायग्राम बनाने के लिए ये मीनिंग हेल्प करता है, लेकिन इसका और मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब कि सिर्फ सी डी है, डी वाले में और कोई नहीं आएगा। जी बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी बात आपने सही बताया। चलो, ये वेन डायग्राम बना, आपने अलग क्या बनाया बेटा? नहीं, मैंने ना गलत बना दिया, मैंने ओनली की जगह ओनली फ्यू समझ लिया था, ओनली फ्यू सी इज डी। ठीक है, अभी ठीक है, अभी ठीक है। अब आप ठीक है। कंक्लूजन बताना, ठीक है, मैं कंक्लूजन पूछूंगा, उसका आंसर करना मुझे। पहले मेरे को लिखने देना, फिर बताना, ठीक है। समझ में तो आ रहा मैं क्या लिख रहा हूँ राइटिंग? यस सर। ठीक है सर आप एक ना मिनट। और बच्चों से हाँ, पूछ लेना, क्योंकि मैंने वो थोड़े बहुत सर के रूल नहीं माने थे। मैंने कहीं और से जैसे थोड़ा पढ़ा, क्योंकि मुझे सर के आंसर गलत लग रहे थे, तो मैंने अपने मुताबिक पढ़ा था। तो चलो आप मुझे आंसर बताओ, तो मुझे भी तो पता चले कि आपने अगर सर पे ट्रस्ट नहीं करके कहीं और से पढ़ा है तो कितना सही पढ़ लिया आपने, ठीक जो है। भी तो पता चलना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपने कहीं और से पढ़ा वो मैटर नहीं करता, लेकिन आपने गलत पढ़ा वो मैटर करेगा, या सही पढ़ा वो मैटर करेगा। ठीक है, चलो, अगर आपने कहीं और से पढ़ा बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, कोई आपको रोक नहीं रहा, बट सही पढ़ना पहली चीज है, ठीक है। चलो बताओ, आपके अकॉर्डिंग इसमें से पहला वाला कंक्लूजन आपको क्या लग रहा है, सही लग रहा है? गलत, पहला वाला तो गलत। ऑल बी बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी, ये आपको क्या लग रहा है, गलत लग रहा है। ठीक है, चलो दूसरा वाला बताओ, एक मिनट सोचने दो। बाकी लोग भी बताओ। सर ये रॉन्ग ही है। पहला वाला का आंसर क्या होगा, ट्रू या फॉल्स सोनाक्षी? फॉल्स होगा, ठीक है। दूसरा वाला? सर अभी तक हमने वैसे True है, पॉसिबिलिटी के दूसरा बारे में वाला पढ़े ट्रू नहीं है। थे, अभी तक हमने सिर्फ डेफिनेट पढ़ा था। अच्छा पॉसिबिलिटी सिर्फ एक आध क्वेश्चन में जहाँ पे सबके डाउट्स आ रहे थे वहाँ डिस्कस हुआ था, बट हमने पॉसिबिलिटी के केस पढ़े नहीं थे। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, पॉसिबिलिटी इंपॉर्टेंट है, पॉसिबिलिटी पूछा जा रहा है बहुत। ठीक है, इस बार जितने भी प्री के एग्जाम्स हुए थे एसबीआई में, उसमें 3 क्वेश्चन थे, ज्यादातर शिफ्टों में सब में पॉसिबिलिटी पूछा जा रहा था। चलो हिमांशी बताओ, सेकंड वाला सही होगा या गलत होगा? हाँ, सेकंड वाला तो सही है सर। अच्छा ठीक है, बाकी कोई और आंसर देना चाहेगा इसका? और थर्ड वाला भी सही लग रहा है। बेटा लग नहीं रहा, सही या हाँ, गलत? सही है, सही है। चलो ठीक है, थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ। ठीक है, ये ट्रू है आपके अकॉर्डिंग, बाकी लोगों को क्या लग रहा है? बाकी लोगों को क्या लग रहा है? कोई इसमें आंसर में चेंज करना चाहेगा? तो सेकंड वाला फॉल्स हो रहा है। सेकंड वाला फॉल्स होगा, कौन कह रहा है बेटा? सोनाक्षी, ठीक है सोनाक्षी, सेकंड फॉल्स है आपके अकॉर्डिंग, ये सोनाक्षी का आंसर है, ये हिमांशी का आंसर है। ठीक है, कोई और आंसर करना चाहेगा? अब तो बेसिकली आपको वोट देना है, सोनाक्षी को वोट देना है या हिमांशी को देना है, क्योंकि 2 ही आंसर हो सकते हैं, ट्रू या फॉल्स। बताओ, देखो अब मैं अपना आंसर देता हूं। ऑल बी बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल बी बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अगर सारा का सारा बी सी हो जाएगा तो जो स्टेटमेंट है ओनली फ्यू बी इज सी, वो कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा। रीजन क्या है? क्योंकि उसका मतलब क्या होता है, कुछ बी सी है कुछ बी सी नहीं है। अगर ऑल बी को सी बनाऊंगा तो कुछ बी सी को नहीं रखना ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसलिए ये क्या है, फॉल्स। ठीक,
ये फॉल्स है आपका, ये मेरा आंसर है। बात करते हैं थर्ड की, ऑल बी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी। ऑल बी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी, तो देखो ये चीज करना पॉसिबल है। मैं सारे के सारे बी को एक में रख सकता हूं और जैसे कि इस तरीके से रख दूंगा, ठीक है। और इसमें क्या लिखा है, ओनली फ्यू ए इज बी, इसका मतलब कुछ ए बी है, तो ठीक है चलो कुछ ए तो बी हो गया, और इतना जो रिमेनिंग पोर्शन है ये कुछ ए बी नहीं है, इसको भी मैं रख पा रहा हूं। तो बेसिकली ये क्या है आपका, ऑल बी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी, ये ट्रू है, ये मेरा आंसर है। अब ये बताओ कितने लोग सोनाक्षी के संग जाएंगे और कितने लोग हिमांशी के संग जाएंगे? बताओ। सर फॉल्स है, बीच वाला सेकंड। सेकंड ट्रू है। देखो फॉल्स है सेकंड वाला, तो प्रणति सोनाक्षी मेरा वोट आपके साथ है, ये फॉल्स है, ठीक है। सोनाक्षी रीजन बताओगे बेटा इसका? सर क्योंकि वो डी के अंदर सिर्फ सी ही आएगा। सी के अंदर अगर आप सारे के सारे सी को बी बनाते हो, दिक्कत किसी को नहीं होने वाली, दिक्कत होने वाली है डी को, क्योंकि डी के अंदर सिर्फ सी ही आएगा ना, इसलिए वो बी के अंदर नहीं जा सकता। नहीं नहीं नहीं, सी के अंदर डी नहीं आएगा सिर्फ, ऐसा नहीं है। सी के अंदर और लोग आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो डी है ये किसी और के संग नहीं जाएगा। और अगर आप सारे के सारे सी को बी के अंदर रखोगे तो ऑटोमेटिकली ये डी जो इसके अंदर लाई कर रहा है वो भी बी का पार्ट बन जाएगा, और ऐसा हमें नहीं करना, क्योंकि डी का किसी और वेरिएबल के साथ नो का रिलेशनशिप है। समझ में आया सोनाक्षी? यस हिमांशी समझ में आया? सर डी का समझ नहीं आया, डी के साथ किसी के साथ रिलेशन नहीं है। क्योंकि आपको इस चीज का, इसका स्टेटमेंट का मीनिंग समझना पड़ेगा पहले। यहां पर अभी आपने खुद ही बोला था, जब मैंने आपसे मीनिंग पूछा था कि ओनली सी इज डी का मतलब क्या होता है, ये मीनिंग आपने मुझे खुद बोला था, लेकिन आप इसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाए बेटा। ओनली सी इज डी का मतलब होता है ऑल डी इज सी, ये तो मीनिंग है जब आप वेन डायग्राम बना रहे हो। लेकिन और मीनिंग क्या है? और मीनिंग ये है कि जो डी है ये सी के अलावा बाकी सारे वेरिएबल्स के संग नो या फिर एनिमी का रिलेशनशिप रखता है, ठीक है। तो अगर मैंने यहां पर ऑल सी बीइंग बी को अगर मैं बनाता हूं, ऑल सी बी बीइंग को बनाता हूं, तो देखो सी अंदर चला जाएगा बी के, और जब डी सी के अंदर लाई कर रहा है तो उसको तो जाना ही पड़ेगा साथ में, और ऐसे में क्या होगा कि जो डी है ये भी बी का पार्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं करना, डी को और बी को, डी को बेसिकली बाकी सब लोगों के साथ एनिमी रखना है। समझ में आया हिमांशी? सर मतलब डी मैंने बोला था सिर्फ डी सी के अंदर आ सकता है, इसमें तो फिर बी भी थोड़ा बहुत सी के अंदर आ रहा है। आपने मीनिंग गलत समझा ना। मैं क्या बोल रहा हूं कि जो डी है वो सिर्फ और सिर्फ बेसिकली जो सी, देखो डी सी किसी और का पार्ट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसके संग, सी किसी और का पार्ट हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो डी है ना ये किसी और का पार्ट नहीं होगा सी के अलावा। आई बात समझ में? ठीक है ठीक है। ठीक है भाई, और कोई कंक्लूजन आपको लग रहा है इसमें हो सकता है? कितने लोगों को समझ में आए तीनों कंक्लूजन ये? बताओ। आ गया सर। इस बैच में इतने चुप चुप क्यों रहते हो आप लोग? सब लोग बड़े चुप चुप बालक हैं इसमें। सर आ गया। चुप चुप ना रहो। संदीप क्या हुआ? संदीप क्लियर है? वसीम अकरम साहब ठीक है भाई, चलो फिर सब तो आता है आप लोगों को, फिर आप कह रहे हो आपको डाउट है सिलॉक्स में, क्यों भाई? सर ने तो बढ़िया पढ़ाया आपको फिर एक नंबर। सोनाक्षी यस सर।
तो बढ़िया तो पढ़ाया तुमने, फिर क्या दिक्कत हो गई? सर आइदर और वाला नहीं पता। सर ये वाला तो मुझे पता ही नहीं था, ये वाला नहीं बताया सर ने कि अगर डी सी है तो ये ऐसा नहीं होगा कि डी एनीमी हो जाएगा, किसी के साथ शेयर नहीं होएगा। अच्छा चलो कोई बात नहीं। देखो वैसे तो मैं ऐसे आपको बोलना नहीं चाहता, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी आप किसी से पढ़ते हो, ठीक है बहुत अच्छी बात है यार कि आपको कोई गलत पढ़ा के नहीं जाए, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है वो आपका राइट है, लेकिन जब आप किसी से पढ़ते हो तो उसे थोड़ा सा ट्रस्ट करना पड़ता है। अब जैसे कि ट्रस्ट भी ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर अगर कोई गलत है तो गलत है, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ट्रस्ट भी एक चीज होती है। अगर आप डिफरेंट सोर्सेज से पढ़ते हो तो फिर आप पता है कहीं ना कहीं चीजें कॉन्ट्राडिक्ट होती है, क्योंकि सबका पढ़ाने का तरीका अलग होता है, गलत कोई नहीं पढ़ाता। देखो 99% केसेस में जो टीचर है कोई गलत पढ़ाने की कोशिश नहीं करेगा, ठीक है, कहीं 19-20 हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है, ठीक है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को? सॉरी सर, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था इसलिए मैंने आपको जवाब नहीं दिया। तो कॉन्सेप्चुअली थोड़ा सा मुझे मीन्स मैं क्लियर नहीं था, अब मैं फिलहाल डर रहा हूँ, मैं कोप अप कर लूँ अगेन ऑल मीन्स पीछे के देख के। और सर प्रॉब्लम यहाँ सिलोजियम्स में ये हुई, एंड में भी सर ने 2-3 चेंजेस करवाए थे, जैसे कि एक नो वाला ऑप्शन होता है, अभी ए इज नो, समझ लो ए इज नो रिलेशन, हाँ ए हैज नो रिलेशन विद बी, तो हम उसको कैसा लिखते हैं कि ए और दोनों तरफ का मीन्स एरो होता है। तो स्टार्ट में हमको सर ने मीन्स सीधा ही बताया, एक ही यूरो डायरेक्शन बताया था, देन एक लास्ट लेक्चर में सर ने सिर्फ इतना बताया कि ऐसा नहीं होता है, ये दोनों ही आता है, एंड उसके एग्जांपल्स नहीं कराए थे, तो सर मैं उसमें भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, एंड इधर और में भी। एक सिंपल सी कहानी है, ठीक है, अगर आपको मैं बोल रहा हूँ नो ए इज बी, मतलब मैं आपको आके बोल रहा हूँ नो ए इज बी, इसका मतलब क्या है कि ये दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है। तो कोई संबंध नहीं है का सिलोजिज्म में 2 मीनिंग होता है। अगर मैंने बोला नो ए इज बी तो संबंध नहीं है, ये एक दूसरे के दुश्मन है, ठीक। अब एक चीज होती है, मैंने बोला आपसे सम ए इज बी, सम बी इज सी, आपने वेन डायग्राम बनाया इस तरीके से कुछ, ठीक है, ऐसा बनाया। yes, अगर इन दोनों स्टेटमेंट के बेसिस पर आपसे कंक्लूजन में ए और सी के बारे में कुछ भी कहा जाएगा, मेरा कहने का मतलब ये है कि मुझे मतलब नहीं किस टाइप का कंक्लूजन है, वो ऑल का है, सम का है, सम नॉट का है, नो का है, मुझे मतलब ही नहीं है उस चीज से। लेकिन अगर इन दोनों स्टेटमेंट के बेसिस पर ए और सी के बारे में कुछ भी कंक्लूजन दिया जाएगा तो वो सारे के सारे इनवैलिड होंगे, फॉल्स होंगे। उनका कारण क्या है वो सुनो। देखो स्टेटमेंट में ए और सी के बारे में डायरेक्ट कहीं बात नहीं करी गई, नहीं करी गई। नो सर, यहां पर ए और सी देखो आप, ए की बाउंड्री और सी की बाउंड्री में क्या किसी तरह का ओवरलैप है? नो सर। तो ये भी एक तरह का नो रिलेशनशिप है, लेकिन ये जो नो रिलेशनशिप है ये स्ट्रेंजर टाइप का है, ठीक है। और जब मुझसे बोला जा रहा है नो ए इज बी, तो मैं क्या करता हूं, इस तरीके से वेन डायग्राम बनाता हूं, करेक्ट? यस। तो यहां पर ये दोनों दुश्मन है। एक तो बहुत बड़ा फर्क होता है दुश्मन बोल होने में और एक दूसरे से स्ट्रेंजर होने में। ये होता है 2 तरह का फॉल्स कंक्लूजन। आई बात समझ में? यस सर। ठीक है। पहले ना सर हमको मीन्स जो ए और बी आपने अभी जो डायरेक्शन बनाया ना विथ एरो, बोथ द एरोज, वो पहले हमको सिर्फ सिंगल एरो बताया गया था सर के थ्रू। नहीं, दोनों तरफ से होता है। यस, देन एंड, यस सर, देन एंड में सर ने ऐसा चेंज करवाए थे। जब नो ए इज बी है, देखो अभी थोड़ा सा सिलॉक्स में घुस गया, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, नए लोग हैं जो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। एक एक चीज कवर होगी, डिटेल में कवर होगी, यहाँ तक कि बैंकिंग के मेंस तक की कवर होगी। बिंदास होकर पढ़ाई करो, गलत नहीं पढ़ाया जाएगा और रत्ती भर भी गलत नहीं पढ़ाया जाएगा। जहां पर आपके संग गलत होगा वहां आपको उसका रिजल्ट मिल जाता है, मतलब बेसिकली आपको उसका चेंजेस जो भी जरूरत के साथ जो चीज होती है वो आपको मिल जाती है, ठीक है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब देखो ध्यान से, क्या बोला, क्या बात चल रही थी हमारी? हाँ, जैसे कि नो ए इज बी होता है अगर, तो इसका मतलब होता है, स्टेटमेंट दिया हुआ है नो ए इज बी, तो इसका मतलब ये है ना तो कोई बी भी ए नहीं होगा, नो बी इज ए, ये भी सही है। अगर मैं बोलता हूं सम ए इज नॉट बी, ये भी ठीक है।
अगर मैं बोलता हूँ सम बी इज नॉट ए, तो ये भी ठीक है। ये तीनों इस वाले स्टेटमेंट के बेसिस पे करेक्ट। आई बात समझ में? यस सर। ठीक है, चलो इस वाले क्वेश्चन को होल्ड पर रखते हैं, इसको नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। ठीक है, और कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की? हिमांशी, सोनाक्षी, संदीप, दीपा, हर्ष, मानसी, No. प्रणति, प्रतिभा। अच्छा, प्रणति और प्रतिभा दो स्टूडेंट है, अभी तक मैं कंफ्यूज हो रहा था। शीनू, वसीम। सर अब बाद में स्लोज में डाउट क्लियर कर दोगे ना? बेटा कभी भी पूछ लो, कभी भी, ठीक है, कोई टेंशन सर नहीं अभी है। करा नहीं है ना, अभी नया नया ज्वाइन, अभी जब रिकॉर्डिंग क्लास देखेंगे उसके बाद का सुनेगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बिंदास होकर पढ़ाई करो। ठीक है, गलत के लिए बोलो। ठीक है, गलत अगर कुछ है भी चीज तो वो आपको उसका जस्टिफिकेशन मिलेगा। ठीक है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सर बोलो। तो एसएससी के कॉन्टेक्स्ट में जो ये रीजनिंग है उसमें क्या क्या टाइप के हम क्वेश्चंस अभी कवर करेंगे और इन टोटल क्या क्या होगा? देखो एसएससी का जो रीजनिंग का सिलेबस है उसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, मतलब सब कुछ है, 21-22 टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये बोलना बहुत मुश्किल होता है एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है, क्योंकि 22 टॉपिक है तो 22 क्वेश्चन बनेंगे और एक आधा टॉपिक एक आधा क्वेश्चन एक्स्ट्रा डाल देंगे। ये एक क्वेश्चन कुछ ना कुछ नया लेकर आते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन हमेशा प्रॉब्लम और एजेस का डाल देते हैं जो कि रीजनिंग का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो ये बोलना बड़ा मुश्किल है कि कौन सा टॉपिक कवर करो कौन सा नहीं करो। मैं तो ये बोलूंगा सब कुछ कवर करो। ठीक है, तो ये एसएससी का, एसएससी और बैंकिंग का अभी जो भी सिलेबस है वो अभी यहाँ पे 3 से 5 के टाइम में आपका कॉमन कंप्लीट कराया जाएगा। उसके बाद जो आपका 2 से 3 चल रहा है वहां पर आपका सिर्फ और सिर्फ एसएससी की जो अलग टॉपिक्स है वो कवर करे जाएंगे, और यहाँ पर जब एसएससी और बैंक का कॉमन कंप्लीट हो जाएगा फिर यहाँ पर प्योर बैंकिंग की क्लासेस चलेंगी और एसएससी वाले स्टूडेंट्स की 2 से 3 या 1 से 3 के बीच में क्लासेस चलेंगी। ठीक है, ओके सर। सर 2 से 3 तो आज फर्स्ट टाइम ही हुई है ना सर, हाँ, सेकंड अभी फरवरी वाले बैच में? आप कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका रिपीट होता रहेगा सिलेबस। ओके सर। ठीक है, सर सर इस बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा इम्पोर्टेंट है? बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा सबसे बेटर आपको फिटिंग अरेंजमेंट और पजल है। ठीक है, तो उसकी आप टेंशन मत लो, वो मैं पूरा डिटेल में कराऊंगा आपको, सारे टाइप कवर कराऊंगा, सारे टाइप A to Z। ठीक है, तो अभी आप सिर्फ फिलहाल जो टॉपिक चल रहे हैं ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, सिलोजिज्म, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन और अल्फान्यूक्लिक सीरीज और ऑर्डर रैंकिंग। तो ये 6 टॉपिक मिलाकर बैंकिंग का जो प्रीमियम आता है बेटे वो 15 मार्क्स का रहता है, 12 से 15 मार्क्स का। बाकी 20 मार्क्स का जो सेक्शन रहता है वो रहता है आपका सिटिंग अरेंजमेंट और पजल। ठीक है, ठीक है बेटा, चलो फिर आज यहीं पे सेशन को एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में पहले क्वेश्चन नंबर 6 to 10 सोल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर। कोई बात संदीप? सर रीजनिंग स्कोरिंग है ना एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से? स्कोरिंग है बट इतना इजी नहीं है, आपको पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उसकी। स्कोरिंग तो सब चीज है, सब चीज हो जाती है प्रैक्टिस करने से। ठीक है, ठीक है सर।